हाय, दिस इज ट्रेनर स्पीकर एजुकेशनल एडवाइज़र हिमांशु गर्ग और आप सबका स्वागत करता हूं। आज के एपिसोड में हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस का सेकंड पार्ट। इसका मतलब क्या है, जो मेरी पिछली वीडियो थी मैंने उसमें 5 प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया था। अब हम इस एपिसोड में 5 प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे। ठीक है, एक बार फटाफट 2 मिनट में रिवीजन करते हैं। फटाफट क्या क्या पढ़ाया था मैंने। सबसे पहली प्रॉपर्टी चार्ज की क्या होती है, हमारे पास यूनिट होती है। यूनिट क्या होती है, अपने पास कूलम्ब होती है। फटाफट रिवाइज करेंगे इसलिए जल्दी जल्दी बोलता हूँ मैं। तो जो चार्जेस की हमारे पास यूनिट होती है वो क्या होती है, कूलम्ब होती है। 2 तरीके के चार्जेस होते थे, कौन कौन से, एक होता था हमारे पास पॉजिटिव चार्ज और दूसरा कौन सा होता था हमारे पास, नेगेटिव चार्ज होता था। पर न्यूट्रल हमारे पास कोई भी चार्ज नहीं होता था। न्यूट्रल का मतलब मैंने क्या बताया था, न्यूट्रल का मतलब होता था जितना उस पर पॉजिटिव चार्ज है उतना ही उस पर क्या रहेगा, नेगेटिव चार्ज भी रहेगा। टोटल इफेक्ट कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी थी, थर्ड प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी सबसे छोटा चार्ज। तो हमने क्या बताया था, सबसे छोटा जो चार्ज होता है वो क्या होता है, अपने पास इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन नॉलेज के बेसिस पर सबसे छोटा चार्ज हमारे पास क्वार्क्स होता है। लेकिन हमारी स्टडी में सबसे छोटा चार्ज क्या कंसीडर करा गया है, इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करा गया है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ी थी चार्ज इज ट्रांसफरेबल। इसका क्या मतलब था कि चार्ज को एक बॉडी से हम दूसरे बॉडी में क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। किसी भी एक अनचार्जड बॉडी को अगर किसी चार्जड बॉडी के कांटेक्ट में लाएंगे तो चार्जेस का क्या हो जाएगा, ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी थी, चार्ज इज एसोसिएटेड विद मास। मतलब क्या है, अगर कोई चार्ज है तो हम 100% टू 100% श्योरिटी से कह सकते हैं कि उसके पास मास होगा। लेकिन इसका रेसिप्रोकल काम नहीं करता है। मतलब हम ऐसा नहीं कह सकते कि अगर कोई मास है तो पक्की बात है उस पर चार्ज होगा ही होगा, क्योंकि न्यूट्रल बॉडी होता है। न्यूट्रल बॉडी का मास तो होता है लेकिन उस पर चार्ज नहीं होता है, मतलब इफेक्ट नहीं होता है। चार्ज तो होता है लेकिन इफेक्ट 0 होता है, क्योंकि जितना पॉजिटिव उतना ही उस पर क्या रहता है, नेगेटिव भी रहता है। चलिए आगे अपनी 6th प्रॉपर्टी पे आते हैं। 6th प्रॉपर्टी क्या कहता है अपने पास, चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज इज कंजर्व्ड। अच्छा, ये कंजर्वेशन तो सब लोग जानते ही हैं। चार्ज इज कंजर्व्ड का मतलब क्या है, सिंपल सी वही पुरानी कहानी, क्या, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसका मतलब क्या होता है कि चार्ज को ना तो हम जनरेट कर सकते हैं ना ही हम खत्म कर सकते हैं। क्या करते हैं, केवल ट्रांसफर करते हैं। एक बॉडी से लेकर दूसरे बॉडीज में क्या करते हैं, केवल इसका हम ट्रांसफर करते हैं। चलिए इसमें ज़्यादा कुछ नहीं लिखूंगा क्योंकि सिंपल सी प्रॉपर्टी है। 7th प्रॉपर्टी हमारे पास इंपॉर्टेंट है, क्या है, इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। इनवेरिएंस ऑफ चार्ज, ध्यान से समझते हैं आखिर ये प्रॉपर्टी क्या कहता है। देखिए जनरली क्या होता है ना, जो मेरा मास है या बोल सकते हैं किसी भी बॉडीज का जो मास होता है वो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। कैसे वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, जैसे अगर मैं चलना स्टार्ट कर दूँ या आप सब लोग अगर चलना स्टार्ट कर दो, एक्टिवा पे जा रहे हो, कार में जा रहे हो, ट्रेन में जा रहे हो, एरोप्लेन में जा रहे हो, तो होता क्या है, हमारा मास बढ़ता है। हमारा मास क्या होता है, बढ़ जाता है। पर ऐसा नहीं है कि मैंने सपोज करो भी मैं यहाँ पर हूँ, बिल्कुल स्टेशनरी पर हूँ, मेरा मास मैंने नापा तो 70 kg आया, अब मैं भाई साहब कार में चलना चालू कर दिया तो मेरा मास हो गया 100 किलो। इतना नहीं बढ़ता है, बहुत कम अमाउंट में बढ़ता है। अब ये समझ में कैसे आएगा, ज़रा देखते हैं। आइंस्टीन की इक्वेशन है हमारे पास, m बराबर m0 अपॉन √1 माइनस v² अपॉन c²। यहाँ पे m क्या होता है, फाइनल मास, जिसको हम फाइनली बोल सकते हैं, फाइनल मास। m0 क्या हो सकता है हमारे पास, रेस्ट मास। v क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। c क्या होता है अपने पास, स्पीड ऑफ लाइट। अब जरा ध्यान से समझते हैं। अब सपोज करो ये मेरा रेस्ट मास है m0 डिवाइड, या मैं मान ही लेता हूं, सपोज करो मेरा मास है 70 kg। मैंने भागना स्टार्ट करा, बहुत कम स्पीड पे भागा, सपोज करो केवल क्या भागा, 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलो भागा, डिवाइड बाई c²। इसका मतलब 3.8 या c² ही लिखा रहने दो, स्पीड ऑफ लाइट c²। अब जरा कुछ चीज़ों को जरा समझना। अब ये 10 जो मीटर पर सेकेंड आ रहा है, इसमें तुम c² का डिवाइड करो, 10 में c² का डिवाइड करो तो कुछ ना कुछ तो एक क्वांटिटी निकल के आएगी।
इस क्वांटिटी में अच्छा ये क्वांटिटी 0 पॉइंट समथिंग निकल के आएगी। अब 1 में से माइनस कर दो तो 0 पॉइंट समथिंग क्वांटिटी आएगी, उसका भी रूट अंडर रूट और 0 पॉइंट समथिंग में हो जाएगा। अब 70 डिवाइड 0 पॉइंट समथिंग अगर वैल्यू तुम करोगे डिवाइड, तो यहां पे जो वैल्यू आएगी वो 70 से ग्रेटर देन आएगी, क्योंकि किसी भी क्वांटिटी में अगर 0 पॉइंट समथिंग का अगर हम डिवाइड करते हैं तो वो क्वांटिटी क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। इसका क्या मतलब हुआ, अब जो मेरे पास फाइनल जो मास आने वाला है वो मेरे पास क्या हो चुका है, इंक्रीज हो चुका है। क्या हो चुका है अपने पास, इंक्रीज हो चुका है। इसका मतलब क्या होता है, अगर जब भी हम भागना चालू करते हैं या मैं ट्रेवल करना चालू करूं तो एक्चुअल में मेरा मास क्या होता है, बढ़ता है, लेकिन ये बहुत माइन्यूट बढ़ता है, इसलिए हम इसको स्टडी में या जनरल लाइफ में एकदम इतना ज़्यादा यूज़ इसको नहीं करते हैं। लेकिन एक चीज़ बता दूं, जो हम लोग सोचते हैं ना टाइम ट्रेवल होगा, टाइम मशीन बनेगी, टाइम पोर्टल होगा हमारे पास, वो सब इसी कंसेप्ट पर आधारित है। कैसे ज़रा समझते हैं बात। अब जब टॉपिक स्टार्ट हुआ है तो थोड़ा सा ये भी समझ लेते हैं। 1 माइनस v²/c²। देखो बहुत सारी रिसर्चेस चल रही हैं, अभी नासा भी रिसर्च कर रहा है इस बात पर कि एक ऐसा स्पेसशिप बना दिया जाए जो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर भाग ले। अगर बाई चांस सपोज करो हम लोग या हमारे स्पेसशिप या कोई भी एक ऐसा हम चीज़ बना ले जो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर भागे, तो होगा क्या, v की जगह लगा दो तुम c, देखना जरा, m0 डिवाइड बाई 1 माइनस c²/c², इससे कैंसिल होके 1 माइनस 1 कितना, 0, m0 अपॉन 0। अब समथिंग अपॉन 0 कितना आ गया, इनफाइनाइट, यानी कि जो अब मास हो जाएगा वो मेरे पास कितना हो जाएगा, अब इनफाइनाइट हो जाएगा। अगर मास इनफाइनाइट हो गया तो खुद समझो, क्या मैं आगरा में एग्जिस्ट करूंगा, यूपी में एग्जिस्ट करूंगा, इंडिया में एग्जिस्ट करूंगा, क्या मैं अर्थ पर एग्जिस्ट करूंगा, नहीं, मैं क्या हो चुका हूँ, पूरे के पूरे ब्रह्मांड में फैल चुका हूँ। तो यही अपने पास क्या होता है, टाइम का कंसेप्ट होता है। अच्छा, इसी के साथ एनर्जी का भी कंसेप्ट है। एक इक्वेशन जो हम लोग बचपन से जानते हैं, E बराबर mc²। अगर मास हम इसमें इनफाइनाइट रख दें तो एनर्जी भी क्या आ जाएगी अपने पास, इनफाइनाइट एनर्जी निकल के आ जाएगी। यानी कि सारी की सारी क्या हो सकती है अपने पास, एनर्जी भी आ सकती है। बस एक सिंपल सा प्रोसेस है, क्या, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर भागना स्टार्ट कर दो, जो कि अभी के मुताबिक क्या है हमारे पास, इम्पॉसिबल सी चीज़ है। चलिए अपनी प्रॉपर्टी पे वापस आते हैं। हमारी प्रॉपर्टी बस बहुत सिंपल सी है। इसमें क्या हो रहा है, हम कह रहे हैं कि मास जो है वो वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन चार्जेस वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करते हैं। प्रॉपर्टी बहुत सिंपल सी है। देखो क्या है प्रॉपर्टी, यहां लिखता हूं, मास डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी but charges does not depend on velocity। केवल इतनी सी प्रॉपर्टी है, जो हमारा मास है वो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, बट जो चार्जेस है वो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। चलिए स्क्रीन को पॉज करो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो इस प्रॉपर्टी का, आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। अगली प्रॉपर्टी क्या कहता है अपने पास, समझते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहता है, अगर कोई भी अपने पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है, कैसा सिस्टम है, हमारे पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है कोई भी। अच्छा, आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, एक ऐसा सिस्टम जिसके ना तो कोई भी चीज अंदर जा सकती है और ना ही कोई चीज अंदर से बाहर आ सकती है। तो ऐसे सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं। एक तरीके से तुम लोग एग्जांपल मान सकते हो थर्मस फ्लास्क का, जो मिल्टन की जो बोतल आती है ना थर्मस फ्लास्क, सुबह सुबह उसमें जैसे सपोज करो पानी रख दिया, गर्म रख दिया, ठंडा रख दिया, वो रात तक बना रहता है, या कुछ कुछ होती है अगले दिन तक भी बना रहता है। तो वो किस तरीके का होता है, इस तरीके से आइसोलेटेड टाइप का होता है। तो ऐसी हम एक यहाँ पे बात कर रहे हैं, कोई भी एक आइसोलेटेड सिस्टम है। मान लिया सपोज करो ये अपने पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम है। अब सपोज करो इस आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट्स हैं या 3 बॉडीज हैं, ए, बी और
सी, 3 बॉडीज है। ए के ऊपर सबसे पहले चार्ज था प्लस का 2 कूलम, बी के ऊपर चार्ज था माइनस का 5 कूलम, सी के ऊपर चार्ज था प्लस का 10 कूलम इनिशियली था। अब तुम्हें मैंने बताया ही था पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में क्या होती है, दुश्मनी होती है, रिपल्शन होता है, और पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में क्या होता है, प्यार होता है, क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। तो मैंने क्या करा, इन 3 बॉडीज के जो चार्जेस थे और ये जो आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर थे, इनको थोड़ी देर के लिए ऐसे छोड़ दिया। अब थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया तो अंदर भैया प्यार भी होगा, अंदर रिपल्शन भी होगा। कुछ देर के बाद मैंने देखा, जब इनको थोड़ी देर के बाद छोड़ने के बाद कुछ देर के बाद मैंने देखा ए पर जो था वो चार्ज आ गया था माइनस का 4 कूलम। कितना चार्ज आ गया, माइनस का 4 कूलम। ये फाइनल चार्ज की बात हो रही है, थोड़ा कलर से बना दे रहा हूँ। ये फाइनल चार्ज है, ये क्या है अपने पास, ये है अपने पास फाइनल चार्ज, ठीक है। माइनस 4 कूलम हो गया। बी पर जो चार्ज था वो हो गया सपोज करो प्लस का 3 कूलम। कितना हो गया अपने पास, प्लस का 3 कूलम हो गया अपने पास, 3 कूलम चार्ज हो गया। तो मुझे बताओ सी पर चार्ज कितना होगा। अब सी पर क्या बताना है मुझे, चार्ज कितना होगा, फाइनल चार्ज। तो देखो कैसे निकालेंगे। मैंने बताया जब सिस्टम हमारे पास आइसोलेटेड है तो ना तो कोई चीज अंदर से बाहर जा रही है, ना ही बाहर से कोई भी चीज अंदर आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ था, जितना चार्ज पहले था बाद में भी क्या रहेगा, बिल्कुल उतना ही चार्ज रहने वाला है। तो देखो पहले चार्ज कितना था, प्लस का 2 माइनस का 5 प्लस का 10। अब बाद में भी उतना रहेगा। बाद में क्या है बचा, माइनस का 4 प्लस का 3, और इस पे मैंने मान लिया प्लस का x है, x है हमारे पास, ठीक है। निकाल लो कितना आ रहा है, देखो ये कितना हो जाएगा, -3 प्लस 10 कितना हो जाएगा, ये 7 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1 प्लस x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 8 कूलम। यानी किसके ऊपर चार्ज अब कितना हो जाएगा हमारे पास, 8 कूलम चार्ज। सिंपल सा है, बस कंसेप्ट क्या है, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में जितना चार्ज पहले था बाद में भी क्या रहता है, हमेशा उतना ही चार्ज रहता है। तो इसको नोट कर लो और लिख लो, इसमें 2 लाइनें लिखवाता हूं, लिखो। स्क्रीन पॉज करो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो और लिखो इसमें, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम चार्ज इज कंजर्व्ड remains constant whatever changes takes place in that system चलिए आगे चलते हैं। अगली प्रॉपर्टी पे आते हैं, इंपॉर्टेंट अगली प्रॉपर्टी है हमारे पास, क्या है अपने पास देखते हैं जरा। नेक्स्ट कौन सी है, आई थिंक 8 या 9 होगी, जो भी हो एक बार लिख लेना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कह रहा है कि जो अपने पास चार्ज होता है ना, चार्ज या चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इसका क्या मतलब है कि जो अपने पास चार्जेस होते हैं ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करते हैं और वो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करते हैं। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस करते हैं, ये इसी चैप्टर में हम बातें करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस करते हैं, ये 3rd चैप्टर में हम बातें करेंगे। बस समझते हैं, अभी केवल हमें बस याद करना ही वाली चीज़, बाकी समझ में खुद आ जाएगी। एक्चुअल में होता क्या है ना, जब भी चार्ज अपना स्टेशनरी पे होता है या कोई भी चार्ज होता है, वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। और चार्ज अगर भागना चालू कर देता है, कोई भी कांस्टेंट वेलोसिटी से या एक्सेलरेशन से भागना स्टार्ट कर देता है, तो वो क्या प्रोड्यूस कर देता है, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो अभी बस हमें समझने के लिए क्या एक पॉइंट माइंड में बिल्कुल सेट करना है कि जो चार्जेस होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करते हैं और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करते हैं। लिख लो इसमें चाहो तो, ये हेडिंग डालो फटाफट। देखो कॉपी पेन लेके बैठा करो, जो लिखवाता हूँ लिखते रह करो, और एंड में मैंने जैसे कहा ही है शॉर्ट नोट्स में बनवाऊंगा। अच्छा, जब हमारे पास फॉर्मूलेस कुछ आ जाएंगे, उसके बाद जो मैंने तुम लोगों को बताया था
हमारे पास दो ऐप हैं, एक है रोमोस और एक है एबीजी के, तो इन पर मैं शीट्स अपलोड कर दिया करूँगा सारी प्रॉब्लम्स की क्या क्या हमें करना है। और ये सीरीज़ मेरी डेली वाइज आती रह करेंगी, 3 से 4 वीडियो रोज़ अपलोड हुआ करेंगी, तो ये पूरा कोर्स एंड तक कवर होगा। किसी भी बुक्स को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ बिल्कुल ना पढ़ो, पढ़ो खूब पढ़ो, बट मैं क्या कहा, जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो क्या अपने पास सफिशेंट है, और जो भी मैं प्रॉब्लम की शीट्स दूंगा वो भी क्या रहेंगी, बिल्कुल सफिशेंट होंगे। चलिए लिखो इसमें, अ चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट, a charge particle at rest produces only electric field in the space surrounding if the charged particle is accelerated motion, it produces both electric and magnetic field. क्या बोल रहे हैं कि अगर चार्ज हमारा रेस्ट पर है तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और अगर चार्ज किसी मोशन में आ जाएगा, एक्सेलरेशन में आ जाएगा, तो वो दोनों चीज़ प्रोड्यूस करेगा, क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं, लास्ट 2 प्रॉपर्टीज हमारे पास बची हुई हैं, देखते हैं क्या है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास एडिटिविटी ऑफ चार्ज, बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टी है, समझते हैं क्या कहता है ये बहुत सिंपल सी बात कहता है। ये कहता है अगर किसी भी बॉडीज़ के ऊपर जितना भी चार्ज है और अगर हमें टोटल चार्ज निकालना है तो जितने भी चार्ज हैं सबको एल्जेब्रिकली क्या कर दो, बिल्कुल ऐड कर दो। मतलब क्या है, सपोज करो ये अपने पास एक बॉडी है ना, कोई भी एक बॉडी या ऑब्जेक्ट कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो उसको, है ना, ठीक है। इसके ऊपर पहले चार्ज था सपोज करो 2 कूलम, बाद में इसमें ऐड कर दिया 5 कूलम, फिर इसमें ऐड कर दिया या निकाल लिया, कुछ भी कर सकते हो, माइनस का 3 कूलम। तो मेरे को बताओ उस पर टोटल चार्ज कितना हुआ। तो टोटल चार्ज कितना होगा, 2 + 5 माइनस का 3, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास 4 कूलम का चार्ज। तो बस सिंपल सी प्रॉपर्टी है, बहुत सिंपल सी, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, चार्ज को क्या कर दो, बस ऐड कर दो। क्लियर है। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। देखो 10th या 11th होगा आई थिंक, ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ध्यान से समझना है क्या कहता है, क्योंकि इसी पर हमारे पास न्यूमेरिकल बनेगा। सबसे पहला टॉपिक न्यूमेरिकल का अपने पास बनने जा रहा है, क्या, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखिए क्या कहता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज अपने पास। देखिए ये क्या कहता है, अगर कोई भी सपोज करो एक बॉडी है, मान लेते हैं एक सपोज करो एक बॉडी है कोई भी, है ना, इसको हमने माना कोई भी एक बॉडी है और ये कैसी है, न्यूट्रल है। अच्छा, न्यूट्रल का मतलब मैं बता चुका हूँ क्या होता है। न्यूट्रल का मतलब जितना उस पर पॉजिटिव चार्ज है उतना ही इस पर क्या रहेगा, नेगेटिव चार्ज भी रहेगा। सपोज करो एक और बॉडी है कोई, ये सब अमीबा शेप की सी बना रहा हूँ, ये है बॉडी बी, ये भी कैसी है, बिल्कुल न्यूट्रल है, ये भी बॉडी कैसी है, बिल्कुल न्यूट्रल है। अब क्या करा, यहां से हमने 2 कूलम चार्ज निकाला। कितना कूलम चार्ज निकाला हमने, 2 कूलम चार्ज निकाला, और ये 2 कूलम चार्ज हमने इसको ट्रांसफर कर दिया। ये 2 कूलम चार्ज हमने क्या कर दिया, इसको ट्रांसफर कर दिया। तो जब मैंने यहां से 2 कूलम निकाल दिया, अच्छा एक चीज और समझते हैं, अगर ये बॉडी न्यूट्रल है मान लेते हैं, तो मैं मान के चल रहा हूँ इस पर 50 तो 50 क्या थे इस पर पॉजिटिव थे, और 50 क्या थे इस पर नेगेटिव थे। 50 पॉजिटिव 50 नेगेटिव को मिलकर मार रहे थे, तो टोटल इफेक्ट कितना आ रहा था हमारे पास, 0 आ रहा था। अब मैंने इसमें से 2 कूलम चार्ज निकाल लिया है, यानी कि 2 पॉजिटिव निकाल लिया,
तो पॉजिटिव अब कितने बचे 48, नेगेटिव कितने बचे माइनस के 50, मतलब 50 बचे। 48 पॉजिटिव ने 48 नेगेटिव को मार दिया, लेकिन इफेक्ट आ गया कितने का -2 का। या फिर हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि किसी भी बॉडी से अगर चार्ज निकालते हैं तो उस पर आता है नेगेटिव और जिसको देते हैं उस पर आता है पॉजिटिव। तो यहां से हमने कितना चार्ज निकाला, यहां से हमने निकाला 2 कूलम, तो इस पर चार्ज कितना आ गया -2 कूलम चार्ज आ गया। कूलम चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते हो तुम, -2 इलेक्ट्रॉन। इसको दे दिया तो +2 इलेक्ट्रॉन। सिंपल सा है। अगली बार क्या करा मैंने, यहाँ से चार्ज निकाला, सपोज करो 5 कूलम निकाला, तो यहाँ पे चार्ज कितना होगा -5 इलेक्ट्रॉन, और इसको चार्ज दे दिया तो इस पर कितना होगा +5 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है। अगली बार मैंने क्या करा, चार्ज निकाला यहाँ से 7.5 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे कितना आ गया -7.5 इलेक्ट्रॉन, और 7.5 इलेक्ट्रॉन इसे दे दिया तो इस पर कितना आ गया +7.5 इलेक्ट्रॉन। लेकिन ध्यान से समझो, हमने पढ़ा था सेकंड प्रॉपर्टी में या थर्ड प्रॉपर्टी में पढ़ा था, सबसे छोटा चार्ज जो हमारे पास होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन, और जो भी चीज़ सबसे छोटी होती है वो एक्चुअल में ही सबसे छोटी होती है, उससे भी छोटा कुछ नहीं हो सकता। तो क्या कभी इलेक्ट्रॉन को तोड़ा जा सकता है? नहीं जा सकता। क्या हम कह सकते हैं कि भैया मैंने उस पे से आधा इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला? कभी भी आधे इलेक्ट्रॉन जैसी कोई बातें होती है? नहीं। या तो भैया 1 इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, या 2 आएंगे, या 3 आएंगे, ये आधे का कोई कंसेप्ट नहीं बनना चाहिए। तो ऐसे क्या मैं ये 7.5 इलेक्ट्रॉन 7.5 इलेक्ट्रॉन कभी भी निकाल सकता हूँ? ये मैं नहीं निकाल सकता हूँ। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ अगर कोई भी बॉडीज है तो उस पर जो चार्जेस होंगे वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, और वो कैसे रहेंगे? हमेशा इंटीजर्स की फॉर्म में रहेंगे। ये तो है ही नहीं है। कैसे रहेंगे? हमेशा इंटीजर्स की फॉर्म में रहेंगे। तो क्या कहता है क्वांटाइजेशन की जो चार्ज है किसी भी बॉडी पे, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है। कैसा रहेगा? इंटीजर्स की फॉर्म में रहेंगे, यानी कि n इंटीजर्स और क्या होगा e। तो फॉर्मूला अपने पास बन गया क्या? q बराबर +- n। ये बनने जा रहा है अपना पहला फॉर्मूला, वेयर n इज एन इंटीजर। अब इस पर हमारे पास न्यूमेरिकल्स आएंगे जो मैं आगे कराऊंगा। बस सिंपल सा क्या कहता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्या कहता है सिंपल सा कि अपने पास अगर कोई भी बॉडी है तो बॉडी पे जो चार्ज होंगे वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, और हमेशा क्या रहेंगे कि इंटीजर्स की फॉर्म में रहेंगे, और चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन तो है ही है। तो Q बराबर क्या आ गया +- Na। कभी भी फ्रैक्शन में चार्ज ही नहीं हो सकते, पॉइंट्स में कभी भी चार्जेस नहीं हो सकते। इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। क्या हमने आज क्या कर लिया? हमने सारी की सारी प्रॉपर्टीज को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा चार्जिंग, किस तरीके से हमारे पास चार्जिंग होती है, किस तरीके से नहीं होती है। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, और जिनको अच्छी लगी है वीडियो वो कमेंट में ज़रूर करें, कमेंट करें। चलिए आज के लेक्चर में इतना है।